नर्मदे हर। नर्मदे हर सिप्रा जी, नर्मदे हर। नर्मदा मैया नर्मदे हर। की जय। बिल्कुल, नर्मदा मैया की जय। और आज लग रहा है कि हमारे यूपी से कोई आया है कि ऐसे जयकारे हम ही लोग लगाते हैं जब गंगा जी के पुल से जी निकलते बिल्कुल। हैं या दूर से हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं तो ऐसे जयकारे स्वतः ही निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारे बचपन में हमारी परवरिश हुई है। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका नर्मदे हर बादल पर। और अपने वाले सभी व्यक्तियों से आपका एक बार फिर से परिचय कराती हूँ कि मंगेश जी जो हैं उन्हें योग गुरु के नाम से जाना जाता है। जो भी उनके प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, जो सर्कल है, जो समाज है, बहुत कम उम्र में उन्होंने वो नाम कमाया है, वो ज्ञान कमाया है, वो अनुभव कमाया है। क्योंकि उपाधियां सदा ही मिलती हैं, उपाधियां छीनी नहीं जा सकती। और उनसे मेरा विशेष लगाव इसलिए भी है क्योंकि कई चीजों में, कई तत्वों में और कई धरातल में हम दोनों समान हैं। बहुत साधारण परवरिश की गई थी हमारी, बहुत साधारण सी छोटी सी जगह से हुए हैं, लेकिन सोच हमेशा ये थी कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, योग और प्रकृति पर्यावरण के लिए हमें कोई सोच ऐसी रखनी है जो सिर्फ अपना भला ना करके मानवता का भला करना है। तो ये बहुत सी ऐसी कॉमन आदतें हैं, व्यवहार है, आचरण है और काफी हद तक हमारी जीवन भी इन बातों में बहुत समान रूप लिए हुए है। और अपनी जड़ों से निकल के भी मंगेश जी ने अपनी स्वाभाविकता नहीं खोई। वो आज राजधानी के कई लोगों के स्वास्थ्य में अपने आप को सिंचित रख रहे हैं, अपने ज्ञान को उन्होंने ऐसे जोया है। लेकिन उसके बाद भी वो अपना जो छोटा सा गांव है, जैसे वो लखीमपुर से हैं, वहां की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसको उन्होंने आज भी नहीं त्यागा है। तो बहुत दो बड़े विषयों पे आज हम उनसे बात करेंगे। जल के विषय पे जो वो शपथ दिलाएंगे सबको, और योग के विषय पे भी मैं चाहूंगी थोड़ा थोड़ा उनसे ऐसा ज्ञान मिले जो हमारे दिनचर्या में हम उसको स्वीकारें और स्वास्थ्य को लेके कुछ ले सकें। तो मंगेश जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और जी जैसे कि बहुत बहुत। जी जी, जी बहुत मुझे बहुत अपने धन्यवाद बारे में आपका। और बहुत कुछ बोलना था क्योंकि मैं सच में व्यक्तिगत तौर पे आपसे बहुत प्रभावित हूँ कि एक छोटे से गांव में रह के हमेशा करियर होता है आईएएस, पीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इससे कम तो हम बात ही नहीं करते। इससे कम में तो माँ बाप भी नहीं मानते, समाज भी नहीं मानता और हमारा करियर भी नहीं मानता। बट हेड्स ऑफ टू यू कि आपने योग जैसा सार्थक चुनाव किया। मुझे बहुत प्राउड है आप पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका कि आप इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रही हैं। और जैसा कि मैं लगभग पिछले 8 सालों से आपके बारे में, मतलब प्रणव से मैंने पिछले 8 सालों से मैं आपके बारे में परिचित हूं, मैं जानता हूं आपको। आपने भी जो कैरियर के विभिन्न आयामों को छोड़ करके जो ये कार्य किया है, ये कहने को मैं कहना नहीं चाहिए, पर कहने को तो टीवी पे बहुत बहुत बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन उनका कार्य जो होता है वो सचमुच में आप कर रही हैं। जो जल जैसा महत्वपूर्ण विषय, जल और जीवन में कोई अंतर मैं तो नहीं मानता हूं। योग में, प्राणायाम में जो सांसों का महत्व है, वही सामान्य जीवन में जल का महत्व है। मतलब जल और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। और दूसरा एक चीज और जल के बारे में है कि जल ताकतवर बहुत होता है, अपना रास्ता वो खुद बना लेता है। मैं जल से हमेशा प्रेरणा लेता हूं कि जहां भी जाना है, अगर आप जल की तरफ रहिए, अपने आप को छोड़ दीजिए बहते पानी की तरह। आप अपने आप जहां पहुंचना होगा, स्वतः आपको जो परमात्मा है वो पहुंचा देगा। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं योग में अगर पहुंचा हूं तो जल ही माध्यम है। मैं इलाहाबाद में एमएससी कर रहा था बॉटनी से, और जल से पहुंचते पहुंचते हरिद्वार पहुंच गया जल के माध्यम से। तो ये भी एक जल का सहयोग है, और इसलिए मैं जल से बहुत प्रभावित हूं। और आपका शुरू से मैंने देखा किस तरह से 3500 किलोमीटर की आपने यात्रा पैदल की, कैसे दूर दूर गांवों में जाकर के आपने कैसे 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 आपको वहां पे क्या क्या कठिनाइयों का अनुभव हुआ। मैं लगभग लगभग प्रत्येक पोस्ट को मैंने आपकी देखा, वहां के लोगों के बारे में जाना, सुना। और अब जो ये अभियान लेकर आप चल रही हैं, ये सच में एक जो जिसको संत कहते हैं, कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना। जो संत का हृदय होता है मक्खन की तरह मुलायम होता है। तो आप जो ये कार्य कर रही हैं वो सच में संतों का कार्य है। बाकी तो टीवी पे आते हैं लोग, कहते हैं कि
फला अकाउंट में पैसे जमा कर दो, फला अकाउंट में ये कर दो, फला अकाउंट में वो कर दो, उनका काम चलता रहता है। लेकिन कोई जो जरूरत की चीजें हैं, कोई भोजन पे बात नहीं करेगा। मैं जैसे आपके बारे में जानता हूं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करती हैं। कोई शुद्ध भोजन की बात नहीं करेगा, कोई शुद्ध हवा की बात नहीं करेगा, कोई शुद्ध पानी की बात नहीं करेगा। बात करेंगे उन चीजों की जिन चीजों से लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। आप जल की एक चीज और होती है, जल आदर्शी होता है, जिस चीज में मिला दो उसके जैसा हो जाता है। ये जो जल की जो खूबियां हैं, तो वो चीजों पे कोई नहीं जाता है। हर आदमी मिलावट करना जाता है और जल में मिलावट नहीं हो सकती। लेकिन तो ये एक जल का और बहुत अच्छा प्रभाव है। और जैसा मैं जानता हूं, जिस चीज में मिला दो उसका स्वरूप ग्रहण कर लेता है। दूध में मिला दो आप, लेकिन तेल में कभी जल नहीं मिलता है, तेल से जल अलग हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी जिसके मन में छल कपट और इस तरह की चीजें होंगी, वो इतना नेक कार्य नहीं कर सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं जानता हूं कि कोई भी कार्य आप बाहरी आवरण से, बाहरी चीजों से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। और जो स्वतः स्फूर्त प्रभावित होते हैं, अगर आप स्वतः स्फूर्ति से प्रभावित होते हैं, तो उसके अंदर की जो क्षमताएं होती हैं, और कुछ बहुत हद तक मैं, जैसे कि आपने मेरे बारे में बताया, माता पिता के संस्कार जो हमारे होते हैं, जो जीन हमारे अंदर होते हैं। अभी मैंने जैसे कि पिताजी को देखा, जी को, कि कितना उन्होंने कोरोना काल में कितना बड़ा कार्य किया है। मतलब लोग करते हैं, नेता बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं अगर उनको दूसरे रूप में कहूं तो मैं उत्तर प्रदेश का सोनू सूद कहूंगा उनको, कि जो कार्य सोनू सूद पूरे देश में कर रहे थे, वो पिताजी ने उत्तर प्रदेश में किया और शुरू से करते रहे। तो ये संस्कार है। और जहां तक मुझे लगता है, आज आपने ये मंच मुझे प्रदान किया है, और बहुत नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस मुहिम को उस जगह तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा अभी जैसे हमने एक संगठन बनाया है योग शिक्षकों का, तो हमारा पूरे प्रदेश में आज ये जो लाइव हमारा जा रहा है, हो सकता है हमारे पूरे देश के 26 प्रदेशों में इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। और प्रत्येक हमारे महासंघ से जुड़े हुए, मैं तो आज शपथ लूंगा ही लूंगा, महासंघ से जुड़े हुए करीब करीब, अभी हमने 51 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार कराया था, उन सारे 51 लाख लोगों को मैं शपथ दिलाऊंगा कि वो जल संरक्षण की शपथ जरूर लें। और जो जल है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो बहुत सीमित है, बहुत कम है, और उनको बांधा नहीं जा सकता है। मैं जैसे कि बहुत देशों में होता है, मैं जापान के बारे में पढ़ रहा था, जापान में देख रहा था, बहुत वहां बहुत समुद्र है, बहुत ज्यादा सुनामी आती है, लेकिन पानी का वो लोग इतना समुचित प्रयोग करते हैं कि जो बाथरूम होता है, बाथरूम के ऊपर जो सिंक होता है, वहां पे वो सिंक को कैलकुलेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जो आपका ये टॉयलेट क्या होता है, वहां से पानी जो है, एक पानी का 2 या 3 जगह पर उपयोग वो लोग कर लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मोस्टली दुरुपयोग करते हैं। जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसका हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, जबकि जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसका हमें सबसे ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। खरीदी हुई चीजें आप खरीद के यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीजें हमें प्रकृति प्रदान कर रही है वो सीमित है। उनको हम जितना ज्यादा व्यवस्था से खर्च करेंगे उतना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। हम लोगों का तो जीवन आधा लगभग आधा गुजर गया है, लेकिन जो आने वाला भविष्य है, मैं महानगर में रहता हूं, मैं जानता हूं कि एक दिन अगर पानी न आए, एक दिन मोटर चलाना मैं भूल जाऊं, तो क्या महसूस होता है और क्या बच्चों को महसूस होता है। तो पानी की जो चीज है, उस चीजों को हमें किस तरह से देखना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए आप बहुत जबरदस्त मुहिम चला रही हैं, और मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूं। और सारे जो लोग भी इससे अभी तक जुड़े हुए हैं, जो भी महानुभाव अभी तक आ चुके हैं, आने वाले जो महानुभाव हैं, जो भी लोग आएंगे, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े। और मैं प्रत्येक जो भी लाइव हमारे अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ से जुड़े हुए हमारे योग वीर हैं या योग सेनापति हैं, वो इस सिप्रा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। और सुदूर गांव तक जिसे मैं बात करता हूं कि वो चाहे लद्दाख की पहाड़ियों में पानी की आवश्यकता हो, चाहे राजस्थान के पीहर ध्रुव गांव में जहां पे 200 फीट नीचे से पानी निकाला जाता है, पानी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही आवश्यक है जितना कि 200 फीट से निकाला जाता है। या जो हमारा अपना, मैं अपने अगर जिले की बात कहूं तराई, तो हम बचपन में, मैं ये बातें यहां नहीं कहनी चाहिए पर मैं कहना चाहूंगा, बचपन में मैं भैंसे या गायें चराने जाता था, तो हमारे यहाँ तराई है, हम लोग इतना 2 या 3 फुट खोदते थे और पानी निकल आता था। तो चाहे वहां का पानी
हो, चाहे वो 200 से 250 फीट गहरा पानी हो, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी के बारे में रहीमदास ने भी बहुत एक अच्छी कहावत कही है कि रहीमन पानी आके बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी की बहुत बड़ी महत्ता है, जितना कहा जाए शब्द बहुत कम हो जाएंगे। और हमारा मुझे लगता है कि हमारे सारे योग सेनापति योगवीर जुड़ चुके हैं। मैंने सुबह आपका ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया था, तो इस पर जितना भी हर प्रदेश में, और मैं हर प्रदेश में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाएगा। और मैं चाहूंगा कि मैं तो बात करता रहता हूं, कुछ आप इस मुहिम के बारे में जो हमारे साथ जुड़े हुए 1200-1300 अभी हमारे योग सेनापति पूरे देश में हैं, 300 से ऊपर जिलों में हमारी कार्यकारिणियां हैं, 26 प्रदेशों में जो हमारी कार्यकारिणियां, उनसे काफी लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, क्योंकि मैंने मैसेज पूछा था उनसे। आप जो जिस तरीके से वार्ता करना चाहते हैं, तो शिप्रा जी आप जरूर उनको संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे हम, और हमारी बातें तो वहां तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन आज आप अतिथि हैं हमारी धरातल के, और सभी लोग सुबह से आपका ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि योग, ध्यान, प्राणायाम, स्वास्थ्य, ये कुछ ऐसी बातें हुई हैं, ऐसे तत्व और ऐसे कारक बने हुए हैं जिस पे बात तो हर व्यक्ति करना चाहता है, लाभ भी हर कोई व्यक्ति उठाना चाहता है, पर क्रियान्वयन में मुट्ठी भर ही उतार पाते हैं। जैसे ही आज पता चला कि योग गुरुजी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सभी लोग सुबह से प्रतीक्षा थे कि कुछ टिप्स आप दें, उस पर भी हम। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ बदलाव पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि कितनी स्वाभाविक और सुंदर जीवन आपने जिया है बचपन में, और आपको धन्यवाद अपने माता पिता का चाहिए, और मुझे भी अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा सौभाग्य था कि हमारा बचपन गांव की मिट्टी, गाय के गोबर की खुशबू, उसकी सुगंध, और ऐसे ही सब आसपास के इस परिवेश में, स्वाभाविक परिवेश में गुजरा कि आज हम अंदर से भी हमारा मर्म स्वाभाविक है। हमें किसी आर्टिफिशियल बातों से लाया नहीं गया, फुसलाया नहीं गया, कुछ आर्टिफिशियल बाहरी आकर्षण में हमें लपेटा नहीं गया, और ये बहुत बड़ा कारण है कि हम आज स्वाभाविक बने हुए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो आपका बचपन था जयपुर में, और अब एक मेट्रो सिटी में है, राजधानी में है, आपको क्या बदलाव लगता है जल को लेके, कि वहां जल कैसा था और यहाँ जल कैसा है? क्या उसके कारण लगते हैं? मैं जी बिल्कुल, मैं अगर बचपन के अपने जल की बात करूं, तो बचपन में हमने कुएं का जल इस्तेमाल किया। घर के बाहर मेरे कुआं था, और वो जो जल था, वो जल की जो बात की जाए और आज के जल की बात की जाए, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे क्लोरीन मिला हुआ जल आता है, मतलब अगर उसको केमिस्ट्री में हम देखें, मैं साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो शोधित कर दिया जाता है, जल शोधित कर दिया जाता है। और अगर योग की बात मैं करता हूं, तो योग के बारे में मैं स्वास्थ्य के लेकर के बात करता हूं, तो जल जो है, जल सबसे उत्तम जल प्राकृतिक स्रोत का आज भी माना जाता है। सबसे उत्तम जल जो है वर्षा का जल माना जाता है, जो पानी आसमान से आता है। बाकी जितना भी तरीके जल आप पीते हैं, और ज्यादातर बीमारियां आपको पेट से संबंधित होती हैं, और उन सब बीमारियों का मूलता कारण जो है वो जल ही होता है। और जल के बारे में दो चार चीजें और बताना चाहता हूं कि जल पीने के पात्रों में बहुत, ये शायद इस मंच ऐसे बातें आपको सुनने में भी नहीं आई हूं, जल का जो पीने का पात्र होता है उसकी ग्रेविटी का बहुत असर हमारे पेट के ऊपर है। अगर हम बचपन में, आपने बचपन की बात की, तो जो लोटे में हम पानी पीते थे, लोटे की ग्रेविटी जो होती है वो हमारे पेट की आंतों के जैसी होती है, उसका जो शेप होता है, तो वो जो हम पानी पीते हैं हमारा पेट साफ रहता है। अगर वही पानी हम गिलास में पीते हैं, प्लास्टिक के गिलास में पीते हैं, तो उसका महत्व कम हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्चेस कह रही हैं। अगर मिट्टी के बर्तन में पिया जाए तो और अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आज की डेट में हम हर चीज खरीदने की क्षमता रखते हैं, हम बात करते हैं ना खरीदने की। आज अगर हम पानी भी पीते हैं, मैं मेट्रो सिटी की बात जो आपने कहा और गांव के परिवेश की बात की, तो हम खरीद के पीते हैं। हमारा जो भी पानी आता है, जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड से आता है, वो गंगा जी से भरा जाता है, फिर वो शोधित किया जाता है प्लांट में, फिर हमारे यहाँ तक आता है। तो पहले हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना होता था, कुएं में बाल्टी डाली, निकाला और इस्तेमाल कर लिया, जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर लो। आज ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी हम तब बर्बाद नहीं होता था। तब क्या होता था, कुएं के चारों तरफ कोई वो होती है, वो घेरनी होती है, जितना हम पानी डालते हैं वो उसी में जाता है वापस है, और वापस रिचार्ज होकर फिर उसी कुएं में चला जाता है, साफ होकर के। उसमें मेढक रहते हैं, प्राकृतिक परिवेश रहता है, उसके आसपास एक जीवन
चर्या रहती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं, शैवाल रहते हैं, फंगस रहते हैं, मेढक रहते हैं। तो एक प्राकृतिक परिवेश होता है, उसके साथ साथ वो जल शोधित भी करता है। और आपको, आप कुएं के आसपास देखेंगे, मैं ये नहीं कहता आज भी लोग कुएं का पानी पीने लगे, पर मैं बात एक बता रहा हूँ आपको कि वो जो चीजें थी, उसके बाद फिर नल आए, फिर नल का हमने इस्तेमाल किया। अब तो गांव में भी टंकी वैसे लगी हुई है, अगर आप देखें, क्योंकि अब सुविधा के अनुसार हर तरीके की चीजें हम करते हैं। अब तो गांव और शहर में कोई विशेष अंतर नहीं बचा है। जब से हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, दूसरी तरीके से हम कहा जाए, जब से ये टीवी चैनल आए हैं और जिस टीवी घरों घरों में छतरी डिस्की लग गई है, तब से शहर और गांव में कहीं कोई परिवर्तन मुझे अब नहीं नजर आता है। क्योंकि हर चीज जो दिल्ली में बिक रही है, दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से गांव के लोग भी मंगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो परिवेश की बात करें तो भावनाएं खत्म हुई हैं, चाहे वो जल से साथ जुड़ी हुई हो, या परिवार के साथ जुड़ी हुई हो, या संबंधियों के साथ जुड़ी हुई। मेट्रो सिटीज में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन भावनाओं की बहुत बड़ी कमी मिलेगी। हमारे यहाँ जैसे कि अभी मैं देख रहा था, नर्मदा मैया का जन्मोत्सव आ रहा है 19 को है। हमारे यहाँ जन्मदिन मनाए जाते हैं मेट्रो सिटीज में लोगों के, और थोड़ी देर के लिए मनाए जाते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाता है। पर गांव की बात करें तो हर चीज उत्सव जुड़ा हुआ होता था। जैसे कि जल की बात करें, अभी कल की बात करें, मौनी अमावस्या थी, हम लोग सुबह उठते थे, जल निकालते थे और नहाते थे उसमें। अब ये यहाँ पे परंपरा, परिपाटी, सारी परिपाटियां जो हमारी हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। और जो भी परिपाटी, चाहे वो जल से जुड़ी हुई हो, चाहे हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई, उसका हर परिपाटी का बहुत जबरदस्त स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। और इसीलिए गांव के लोग पहले जो थे वो बीमार नहीं होते थे। आज भी अगर देखा जाए, अगर मैं कोरोना की बात करूं, तो जो गांव के लोग हैं, आपने देखा होगा किसी भिखारी को कोरोना नहीं होगा। जो गांव में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जल जो है, जल की मैं बात कर रहा हूं, वो पानी ऐसा पीते हैं कि उनकी इम्यूनिटी पहले से इतनी अच्छी हो जाती है। वो प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पीते हैं, प्राकृतिक जो जल स्रोत होते हैं वहीं का जल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानती होंगी, अपनी नर्मदा मैया की परिक्रमा की है, वहां बहुत ढेर सारे प्राकृतिक जल स्रोत आपको दिखेंगे। वहां के आसपास के लोग जो ट्राइबल्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको बता दूं, जो भी जल की, मैं काफी जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, 10,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के मालिक जो लोग हैं, उन लोगों को भी योगा कराता हूं, कुछ सरकार से जुड़े लोगों को। आज वो वापस आना चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो चीजें करना चाहते हैं। उनको लगता है जो समाज की क्रीम है वो अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर है, और जो स्वास्थ्य के लिए अवेयर है वो जल के लिए भी अवेयर है। मैं आपको बात बताना चाहती, तो मेरा बेटा है, वो यूट्यूब पे चैनल आता है, प्रैक्टिस देखता है, पापा जो विराट कोहली पानी पीता है, वो पानी की कीमत जो होती है वो 12-13 हजार रुपए पर बॉटल होती है। तो होती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो प्राकृतिक जल स्रोत से आता है। तो आप सोचिए, जो चीज हमको फ्री में मिल रही थी गांव में, वह 12,000 रुपए लीटर मिल रही है। तो ये परिवर्तन है उस हमारे गांव का और आज के मेट्रो सिटी का। बिल्कुल सही आपने बोला, ध्रुवीकरण कर दिया है और अब काफी हद तक गांव भी शहर से ही हो गए हैं। और बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी माँ का कि आज भी उन्होंने घर में एक ऐसा परिवेश रखा है कि हम में से बहुत लोगों को जिस चूल्हे को देख के ये शर्म आती है, रसोई चूल्हे वाली है, इसमें धुआं है, आपको बंद कर दो, कोई अतिथि आता है तो। और अम्मा को वही रसोई ना गर्व लगती है। वो कहती हैं जब तक मैं जीवित हूँ इस रसोई को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, जिसको शर्म आ रही है वो यहाँ ना आए। तो ऐसी महिलाओं ने उस स्वाभाविकता को आज भी जीवित रखा है। और सही कह रहे हैं आप, हम शायद सबसे दुर्भाग्य पीढ़ी भी हैं और सबसे सौभाग्यशाली भी कहूँ, समझ नहीं आता कि हमने कुएं भी देखे हैं और फिर हमने नल से बर्बाद होता पानी भी देखा है, और फिर हमने पानी से स्वयं को तरस भी देखा है। और जो भोग लेता है उसे जब नहीं मिलता है तो उसकी पीड़ा बहुत अधिक होती है। इसने कुएं देखे ही नहीं, आप अपने बच्चों को बताएंगे, उन्हें लगेगा हम कोई परियों की कहानी जैसे सुना रहे हैं। वो कभी उस आनंद को उन्होंने जिया नहीं तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन हमने जिया है और अब वो आसपास नहीं है। तो इसलिए असहनीय पीड़ा है कि वो पर्याप्त मात्रा में जो पोखरों में मिला था, जो तालाबों में मिला था, मुझे खूब याद है अपने बचपन के कई दिन वो सबसे बेहतर होते जब खेत पे जाने को मिलता था और ट्यूबवेल में हम नीचे अंदर उतर जाते थे। वो हमारा गांव का स्विमिंग पूल हुआ करता था, हमारा अपना निजी समंदर हुआ करता था। पर वो सब दिन अब धीरे धीरे चल रहे हैं।
और मंगेश जी, आपकी बात हो, आप आए और योग की बात हो, तो ऐसा है कि वृंदावन गए और बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। तो आज के तनावपूर्ण माहौल में कुछ संक्षिप्त समय में अगर कुछ ऐसा आप बताएं मैं जो थोड़ा। आज आज मैं ज्यादा तो नहीं, कल आपसे वार्ता परसों रात में हुई थी। मैं आज योग को जल से क्रिएट करते हुए, जल से कनेक्ट करते हुए, जो जल के माध्यम से जो योगिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उनके लाभ बताऊंगा। साथ में ये भी कहूंगा कि वो सब लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि जो योगिक क्रियाएं, आगे की योगिक क्रियाएं होती हैं, ज्यादातर लोग 4 आसन 2-4 प्राणायाम को योग कहते हैं। योग में बहुत कुछ और भी होता है, सकम हमारे होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धिकरण करते हैं, और उसके बाद ही योग करना चाहिए। प्यूरिफिकेशन का सिस्टम क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हैं, मैं जल से कनेक्ट कर रहा हूं, खाना खाते हैं तो कोई भी थाली आप बिना जल से स्वच्छ किए हुए नहीं खा सकते हैं। कोई भी भोजन बिना जल के आप नहीं बना सकते हैं। अगर भोजन की बात की जाए, रेडीमेड की बात अलग है, तो जल महत्वपूर्ण। उसी तरह हमारे शरीर में शुद्धि क्रियाएं होती हैं। आज की मैं छोटी सी 3 क्रियाओं के बारे में मैं बताऊंगा। एक तो होती है जल नेति, जो नेजल क्लीन करती है, और कोरोना के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को कराया है जो कोरोना से पीड़ित थे, जिनके लंग्स में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और आज वो बहुत स्वस्थ रहे हैं। तो जल नेति हो गई। दूसरा होता है कुंजल। किसी को कितनी भी एसिडिटी होती हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो कुंजल कर ले, जैसे मैं आपको बता दूं, जो अभिनेत्रियों में आपने देखा होगा रेखा को, अभी भी रेखा जी नियमित कुंजल करती हैं। उसमें क्या होता है, हम पानी के माध्यम से शरीर को स्वच्छ करते हैं। मैं जल से ही कोरिलेट करूंगा। उसके अलावा जल के माध्यम से ही शंख प्रक्षालन किया जाता है। शरीर की सारी अशुद्धियां हम जल के माध्यम से मुंह से लेकर सारा अशुद्धियां हम क्रिएट करते हैं। पेट से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या हो तो हम जल के माध्यम से दूर कर देते हैं, उसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन। उसके अलावा एक छोटी सी टिप्स सब लोग देते होंगे, मैं एक और आप लोगों को देता हूं, आजमाई हुई टिप्स है मेरी, और आज से नहीं है, मेरे परदादा थे, उन्होंने मुझे बताई थी। 102 साल के होते वो खत्म हुए थे, और वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे। और आज के लिए जो मैं चीज बताने जा रहा हूं बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं बात बताऊंगा वो कोई करता नहीं है। आज सबसे पहले हम आंख खोलते हैं तो मोबाइल पे लगाते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है, आंख खोला, हमने मोबाइल पे लगाया, और तुरंत आप ये सोचिए कि ठंडी चीज को आपने गर्म कर दिया। अपनी जो हमारे आंखों के साथ जो न्यूरॉन्स जुड़े हुए माइंड में जाते हैं, जो ज्यादातर लोगों को हेडेक की समस्या रहती है, नींद आने की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नहीं करना चाहिए आपको। सो के उठने के बाद मोबाइल न इस्तेमाल करते हुए मैं टिप्स दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से। मुंह में पानी भर लीजिए, जितना पानी आप भर सकते हैं। ठंडा जल लीजिए, चाहे जितनी सर्दी हो, आंखों में डालिए आप इस तरह से। और बहुत सुंदर टिप्स है ये। दोबारा पानी भरिए, दोबारा डालिए, 3 बार, तीसरी बार पानी भरिए, डालिए। चश्मा आपका अगर लगता भी होगा तो नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। और आज की डेट में तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर छोटी छोटी चीजें हैं जल से संबंधित। लेकिन एक चीज मैं वो भी कहूंगा कि टंकी खोल के मत करिए। पानी भर लीजिए जग में, उसमें डालिए और उससे छींटे मारिए। टंकी खोल के मत करिए कृपया। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जल से संबंधित है और योग से रिलेटेड है, वो वही मैं बताना चाहूंगा। एक जल से संबंधित और बहुत अच्छा उपाय है, मैंने कम से कम 2-3 हजार अपने जो हमारे योग के विद्यार्थी रहे उन पे आजमाया है। तांबे के बर्तन में, अगर तांबे के लोटे में, अगर जग आते हैं मोस्टली, लेकिन जग के बजाय तांबे के लोटे में किसी कुचालक वस्तु पे, लकड़ी पे या प्लास्टिक पे रात में पानी रख दिया जाए, सुबह उस पानी को पिया जाए, तो स्वास्थ्य से संबंधित करीब करीब 300 से ज्यादा बीमारियां, स्किन की, जैसे मैं स्किन की बात करता हूं, स्किन की प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम पानी के माध्यम से दूर हो सकती हैं। पानी का मैं 2 चीजें जाता हूं बड़े बड़े वर्कशॉप में, सेमिनार्स में। अभी क्या हुआ है, भारत सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दिया है कि कोई भी इंजीनियरिंग का छात्र पूरे देश के अंदर आएगा तो फर्स्ट ईयर में जब जाएगा तो वो 21 तक पढ़ाई नहीं करता है। उसके अंदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वहां हम योगा कराने जाते हैं, हमारी कंपनी के लोग जाते हैं। अगर व्यक्ति ठीक से पानी पीने का तरीका जान जाए और ठीक से सांस लेने का तरीका जान जाए तो सारी बीमारी हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, मोस्टली खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, जबकि तुरंत नहीं पीना चाहिए। मैं पानी से सही बात बताऊंगा, वो चाहे योग से हूं चाहे स्वास्थ्य से हूं। और तो बहुत आवश्यक है कि सांस लेने का तरीका अगर सही सीख लिया जाए और पानी पीने का सही तरीका सीख लिया जाए, मैं यही सिखाने का प्रयास करता हूं खासकर यूथ को आज, क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारा यूथ है, वो भविष्य है देश का। हम लोगों की तो आधी जिंदगी जो है वो गुजर चुकी है।
अभी गुजर जाएगी, वो हमारे संस्कारों के हिसाब से गुजर जाएगी, या जो बचपन में हमने जो चीजें सेवन की हैं, जो शुद्ध, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, चाहे वो पानी ऑर्गेनिक कह लीजिए, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं ऑर्गेनिक कह लीजिए, उनके माध्यम से सही हो जाएगा। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो कहा जाए तो एक तरीके से जहर का सेवन कर रही है हर चीज में, वो पानी भी अगर पी रही है तो क्लोरीन साफ होकर आता है, कहीं ना कहीं क्लोरीन हमारे पेट में जाता है, जो गैस की समस्याएं होती सारी चीजें होती हैं, या वो आरओ का पानी होता है, कहते हैं मिनरल मिला दिए जाते हैं। तो ये सब चीजों से, भ्रम से निकल करके जितना ज्यादा प्राकृतिक वातावरण में आप रह सकते हैं, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं छोटी सी बात बता रहा था। तो दूसरी चीज आ गई सांस लेने का तरीका। सांस लेने का तरीका, कभी मुंह से सांस मत लीजिए आप, और जितना लंबा गहरा सांस आप ले सकते हैं अवेयर रहिए। हम मोस्टली क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हमारी सांस अपने आप चलती रहती है। अगर हम सांस के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, योग में कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है। जितना भी कोई भी व्यक्ति हो, मैं आपको भी योगी मानता हूं, क्योंकि आपने अपने कर्मों को, जो कर्म आपके हैं, जिस चीज को आप लेके चलिए, एक आपने परिकल्पना की कि मुझे मां नर्मदा की परिक्रमा करनी, मुझे जल में जाना है, जैसे कि आपको वाटर वुमेन कहते हैं या मोतरानी कहते हैं, तो आप सचमुच में वो कार्य कर रही हैं, आप 100% अपना दे रही हैं, तो आप सबसे बड़ी योगिनी हैं। और मैं ये बात भी आपको देना चाहता हूं कि जो भी अपने आप को 100% किसी चीज में समर्पित करे, कोई ये कह दे कि हाँ कर्मों में कुशलता ही योग है, तो कुशलता पूर्वक जो कार्य करे, जो अवेयर रहे, वो हर व्यक्ति योगी है। अगर वो अवेयर रहता, हम सांस लेने के प्रति अगर हम अवेयर रहना शुरू हो जाए, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एकदम ठीक होना शुरू हो जाएगा, लंग्स कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाएगी, और जितनी भी समस्याएं हमारे अंदर होती हैं धीरे धीरे वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी, मतलब गंदगी बाहर होना शुरू हो जाएगी। शरीर के माध्यम से, शरीर से जो गंदगी है, जो भी टॉक्सिन मैटर है, वो या तो जल के माध्यम से बाहर जाता है, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, या फ्लश के माध्यम से, या फिर वो सांस के माध्यम से बाहर जाता है। तो अगर दो चीजें आप ठीक कर लें, जल का उचित मात्रा में सेवन करना शुरू कर दें, उचित मात्रा में ठीक समय पर, जैसे जल आपको सुबह पहले पीना होता है, खाना खाने के आधा घंटे 40 मिनट तक नहीं पीना होता है, रात में सोने से पहले पीना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप जीवन में ध्यान दे लें, सांस आपको लंबी गहरी लेनी है, तो 90% बीमारियां आपकी दूर हो जाएं। दूसरी बात, आपको जल की ही बात करता हूं मैं, कोरिलेट करते हैं, और अनुभव वाली बात कि हमारे घर के बाहर का जो कुआं था, जब तक हम उसमें से पानी निकालते थे तब तक वो बहुत पानी देता था। अब मैं गांव जाता हूं, सूख गया, पापा कहते, पापा आप बताते थे इससे हम पानी निकालते थे, इससे नहाते थे, अब तो इसमें कूड़ा करके भरा हुआ है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा बिट्टू ये सुनो, क्यों हो गया? क्योंकि हमने देना, कुएं ने पानी देना बंद कर दिया, कुएं से हमने पानी लेना बंद कर दिया। प्रकृति का नियम है, जो जितना गतिशील रहता है चलता रहता है, जो देता रहता है उसके पास आता रहता है, और जो बंद कर देता है, जो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी भी सड़ना शुरू हो जाता है, जबकि पानी के अंदर इतनी प्रकृति है। तो जितना भी आप कर पाए, अभी हमने जो अपना संगठन बनाया है, मैं संगठन की बात इसलिए करता हूं कि मैं इस समय, जैसे आप जल को जी रही हैं, मैं इस समय संगठन को और योग को जी रहा हूं, योग शिक्षकों की समस्याओं को जी रहा हूं। तो उसका हमारा मोटो है, जो हमारा ध्येय वाक्य है, योगी बनो, सहयोगी बनो और समाज के लोग योगी बनो। अगर आप सहयोग नहीं कर पाते हैं और उपयोगी नहीं है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जितना ज्यादा आप अपने ज्ञान को, अपनी चीजों को बांट रहेंगे, उतना ज्यादा आपके पास आता रहेगा। आपने ये मुहिम चाहे होगी, आपको पानी के बारे में जितनी जानकारी होगी, इस मुहिम को खत्म करने से पहले, अभी अगर आज की आज बात करें, आपको भी बता चीजें पता होंगी, आपका ज्ञान का भंडार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप बात नहीं इसलिए बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और एकदम सिखाना है, आने वाली पीढ़ी को सिखाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई है। तो जल से प्रेरणा लेने की बात मैं करता हूं, कुएं की बात मैं कर रहा था कि ये बहुत आवश्यक है कि हम जो भी कार्य करते हैं, निजी स्वार्थ जो हमारे होते हैं, वो जब तक पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम समाज से कटना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जो हमारा दायरा होता है वो बहुत संकुचित हो जाता है अगर हम निजी स्वार्थों में बंधे रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे अंदर भावनात्मक प्रॉब्लम शुरू होती हैं, डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। अब साइंस की बात करूं मैं, इतना ज्यादा साइंस की बात हो रही थी, साइंस इतना बड़ा है, एक न दिखने वाली चीज से साइंस, क्या देश की हालत हुई, क्या वर्ल्ड की हालत हुई, क्या देश की हालत हुई, जो नहीं दिखता था। और मैं पढ़ रहा था कि सारे पूरे विश्व के अंदर के जितना कोरोना फैला हुआ था, वो सारे वायरस अगर इकट्ठा कर दिया तो एक चम्मच के अंदर जाएंगे। तो ना दिखने वाली चीज और इतनी छोटी चीज ने हमको परेशान कर दिया।
समस्या का जो समाधान है वो हमारे अंदर है, और हमारी जो संस्कार है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमें परंपरा हमको मिलती थी, हमारी जितने भी सभ्यता थी, भारत देश की बात की जाए, कहीं की भी बात की जाए, तो हमारी जितनी भी सभ्यताएं थी, वो चाहे रोम की सभ्यता हो, वो टेम्स नदी के किनारे बसी हो, चाहे दिल्ली की सभ्यता हो, यमुना नदी के किनारे बसी हो, चाहे बदायूं की सभ्यता हो, गंगा नदी के किनारे बसी हो, चाहे मेरे लखीमपुर की वो सभ्यता हो जो उल्ल नदी के किनारे बसी हुई या शारदा नदी के किनारे बसी हुई, नदियों से रिलेटेड थी, लेकिन आज नदियों का सब कुछ संकुचित किया जा रहा है और उनको पूर्ण रूप से दबाया जा रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कोरोना जैसी जो महामारी आई, मैं अभी तो इसमें नहीं, लेकिन कभी आपको चित्र भेजूंगा कि कोरोना महामारी के बाद यमुना जी को जो दसियों हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है जो यमुना जी को साफ नहीं कर पाए, हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं और हम लोग भी यमुना सफाई अभियान में जाते हैं, डॉक्टर विवेक जी हैं, तो वो एमसी डॉक्टर हैं, हमारे लखीमपुर के रहने वाले हैं, मैं उनको भी जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करूंगा किसी दिन। वो यमुना बचाओ अभियान चलाते हैं, तो उनके लगातार उनका प्रयास था, हम लोग हर सैटरडे संडे जाते हैं, यमुना जी को साफ करते हैं, जल को रखने का प्रयास करते हैं। हमारे पूरे लखीमपुर की टीम है, तराई का जो एक परिवार हमारा है, हमने लखीमपुर सीतापुर जो भी तराई बेल्ट के लोगों हैं उनका एक संगठन दिल्ली में बना रखा है, तो तराई परिवार के सब लोग हम लोग शनिवार और रविवार जाकर के यमुना जी को साफ करते थे। तो जो इतना कार्य इतनों दिनों से चला था, वो सारा कार्य कोरोना काल में जो फैक्ट्रियां बंद हुई अपने आप ही हो गया। प्रकृति हमको बता रही है, चेता रही है कि आप सुधर जाओ, अगर आप खुद सुधर जाओगे तो ठीक है, अगर नहीं सुधरोगे तो हम आपको सुधारेंगे। जैसा कि आपने 5 दिन पहले देखा किस तरह से अलकनंदा नदी में किस तरह से आपदा आई, इससे पहले 2012 में आपदा आई थी। मैं वही बात कह रहा था कि जल है, जल को अपना रास्ता बनाना आता है, तो जल से अगर छेड़छाड़ की जाएगी, अगर हम नहीं चेतेंगे, तो जल जो जीवन है वही जल प्रलय बन जाता है और सब समाप्त कर देता है। तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है कि इस जल को हम, योग में एक चीज और आती है कि समत्वम योग उच्यते, ना कुछ ज्यादा हो ना कम हो। उसी तरह से मैं जल के बारे में कहता हूं, जितना समुचित उपयोग आपके जीवन में लगता है उतना निर्धारित कीजिए, उतना ही खर्च कीजिए, आने वाली पीढ़ी के बचा के रखिए। पैदा नहीं किया जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के जल पैदा करके आप पीने लायक नहीं है। इतना ना ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है और ना ही तो इतना हाइड्रोजन पैदा करके एच2ओ बना के लैब में पिलाया जा सकता है। फिर वही होगा, इसके पास पैसा होगा वही पी पाएगा। तो जो प्रकृति ने दिया है उसको संरक्षित करने का कार्य हमारा है, हम संरक्षित करें और जितने माध्यम से कर सकते हैं। वो चाहे जैसे मैंने जापान से प्रेरणा लेने की बात की कि जो हम ब्रश करते हैं, पानी नॉर्मल यूज करते हैं, उसी पानी को हम टॉयलेट में यूज कर लेते हैं। तो बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम छोटी छोटी चीजों को कह करके बचा करके हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो मैं अपना एक परिवार का मुखिया होने के नाते, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 11 साल का, एक 7 साल का है, उनके जीवन के, उनके भविष्य को देखते हुए मैं ये जरूर चाहूंगा कि कम से कम उनके जीवन में तो जल मिलता रहे। आगे का तो कुछ पता नहीं, प्रकृति का सब कुछ है। अगर इस तरह से दोहन होता रहा, शोषण होता रहा, तो हमें नहीं लगता कि जल के जैसे जीवन की जगह अलग भी ला सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं 3-4 दिनों से लगातार जल के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, और जो ये विपदाएं हो रही हैं इसके बारे में बहुत ढेर सारा मैंने पढ़ा देखा। तो हो क्या रहा है, सारा का सारा जल जो है वो रखा जा रखा है, सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन तभी जब हम उसको रखना चाहें। अगर हम उसको अंधाधुंध बर्बाद करेंगे, बेमतलब की गाड़ियों की सफाई में व्यर्थ करेंगे, टंकी खोलते हुए ब्रश करेंगे, शॉवर में नहाएंगे, तो बस हम तो नहा लेंगे लेकिन अपने बच्चों के लिए पैसे छोड़ जाएंगे, सब कुछ छोड़ जाएंगे, लेकिन जल नहीं छोड़ के जा पाएंगे। तो अगर आपको चाहते हैं कि जिस तरह से आप विद्या अपने बच्चों को दे रहे हैं, अच्छा भोजन बच्चों को दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, अच्छा जल अगर आपको बच्चों को देना है, तो मैं यही आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको संरक्षित करना शुरू कर दीजिए। समत्वम योग उच्चते जो कहता है, समता पूर्वक जो व्यवहार होता है, ना अधिक ज्यादा ना अधिक कम, अगर करना शुरू कर देंगे तो योग की भी भावना रहेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए जल भी बचा रहेगा। बहुत सुंदर आपने बोला। और आज मैंने एक बात और सीखी कि हमारी संस्कृति सदैव ये बात बोलती है कि निस्वार्थ निस्वार्थ निस्वार्थ, लेकिन आज मैंने एक बात और सीखी कि जब समस्याएं इतना विकराल रूप ले जाएं कि हमारे बस की ना रहें, तब निस्वार्थ नहीं भी हम मेंटेन कर पाए तो थोड़ा सा निज स्वार्थ भी कर सकते हैं। और इस निज स्वार्थ में बहुत अच्छी बात मंगेश जी ने बोली
कि मैं अपने, कम से कम अपने दोनों बच्चों के प्रति तो मेरी जवाबदेही है। तो अगर हर घर ये सोच ले कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन अच्छी दें, एक इसकी कोई विरासत इसके नाम करें, कुछ संपत्ति उसके नाम करें, ऐसे ही हम ये भी तो सोचें कि कुछ जल भी शुद्ध रूप से उसके नाम छोड़ के जाएं। अगर निस्वार्थ को हम इसमें थोड़ा सा निस्वार्थ कर दें तो भी जल बहुत अधिक बच सकता है। बिल्कुल अलग ढंग से आज आपने समझाया, और कई योग प्रणालियों को भी हमें जल से जोड़ा। और सोचिए ये सारी क्रियाएं, ये सारी प्रणालियां कहीं विलुप्त हो जाएंगी अगर जल ही नहीं बचेगा। और एक बात और आज आपने बड़ा भावनात्मक रूप से बोली। कल ही मैंने काफी खाली समय में, कई बार जब समय मिलता है तो लिखती रहती हूँ, तो कल मैंने पिताजी का, कल या परसों की पोस्ट है मेरी, उनका एक फोटो डाल के मैंने 2 लाइनें लिखी थी। क्योंकि कई बार उनके अंदर का जो देव तुल्य तत्व है वो मुझे सोचने पे परेशान करता है कि इतनी अच्छाई कैसे हो सकती, और इतनी अच्छाई के बाद इतना संघर्ष कैसे हो सकता। तो मैंने 2 लाइनें उनके लिए लिखी थी कि ये जो तुम दिल के साफ हो ना, दिमाग वालों से मात खाओगे। लेकिन मैं अपने दोनों लाइनें वापस लेती हूँ, शब्द वापस लेती हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जिससे मैं कभी जीवन में नहीं मिली, आपसे कभी मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिली, एक व्यक्ति जो मेरे परिवार का हिस्सा है, पर काफी सालों से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए, आप मेरे परिवार से नहीं मिल पाए, उसके बावजूद अगर वो अपने इतने व्यस्त जीवन में राजधानी में 300 किलोमीटर बैठकर ये बोलता है कि डॉक्टर शैलेश पाठक दातागंज के सोनू सूद हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिल का अच्छा व्यक्ति सब दिमाग वालों को मात दे गया। यह आपने आज साबित किया कि कहीं ना कहीं दिल का अच्छा होना ही विजयी होना होता है, क्योंकि तब आपको मानवता विजयी बनाती है। और अंत में निर्णय 2 योद्धाओं में नहीं होता है, अंत का निर्णय व्यक्ति और परमात्मा में होता है। और उस निर्णय की धरातल सदैव और सदैव अच्छे कर्म ही होते हैं। तो आपने एक और नया रास्ता मुझे बताया कि नहीं, दिल का अच्छा व्यक्ति संसार में किसी से मात नहीं खाता, क्योंकि कृष्ण सारथी उसी के बनते हैं जो अच्छा होता है, सच्चा होता है, भले ही वो 5 हो, भले ही उसके विरोध में 100 खड़े हों, लेकिन कृष्ण सारथी उसी के बनते हैं। तो बहुत भावनात्मक आपने पिताजी के बारे में बोला, और बोलना भी था क्योंकि आप परिवार को, जैसे मैं पिताजी को देखती हूँ आप भी उनके कृत्यों को वैसे ही देखते होंगे। तो अच्छा रहेगा हम इसी धरातल पे ऐसे ही समय समय पर जुड़ते रहें। और अगला सेशन मैं सिर्फ योग पे ही रखूंगी, आगे जैसे ही थोड़ा सा जल की विषय की बात सही होती है, मुझे लगता है हमारे सभी लोगों ने शपथ ले ली है और अब जागरूक हो गए हैं, तो फिर से आपको निमंत्रण जाएगा हमारी तरफ से योग के ऊपर, और आप आके अपने विचार रखिएगा उस पर। और तब तक जी आप योग बहुत बहुत करवाते धन्यवाद। रहिएगा, स्वास्थ्य फैलाते जी रहिएगा। मैं जल बचाती रहूंगी, आप स्वास्थ्य बचाते रहिएगा, और दोनों धरातल मिलके इस समाज को बचाएंगे। नर्मदे हर। जी नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मैं निवेदन करूंगा कि शिप्रा जी का जो संदेश है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। प्रत्येक योगवीर के पास पहुंचना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए और समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा सोचता है, या जैसे कि शिप्रा जी ने कहा कि थोड़ा सा निस्वार्थ के बारे में सोचता है, तो वो जरूर देखे, जरूर समझे, और परत चीजें हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास जरूर करें। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जल। इसी के साथ मैं आभार करता हूं हम आप सब सबसे। जल के लिए पुनः जल्दी शपथ भेंट लेते होंगी। हैं। जी जी जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।